हेलो दोस्तों, आई एम राम। और आई होप सब ठीक होंगे, चंगे होंगे, राइट। तो हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की थी, और मैं बार बार बताता हूँ हर क्लास में, हर लेक्चर में। अभी जैसे अगर देखेंगे तो ये सारी क्लासेस अपलोडेड हैं, राइट। और कम्युनिटी पे आपके पास कंटेंट भी पहुँच रहा होगा, साथ में आपके पास क्वेश्चन पोल भी पहुँच रहा होगा। तो ये सारे फीचर इस टाइम पे एक्सेस हैं। आप अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। तो करंट अफेयर में भी क्लासेस हैं, पॉलिटी में भी क्लासेस आ रही थी, अभी भी आ रही हैं। जैसे अगर देखेंगे तो टीम ने 1 आवर पहले ही क्लास को अपलोड किया है। तो आपको ना सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस बात को ध्यान दें कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो अब आज का क्या टॉपिक है, नेक्स्ट मुद्दे की बात में जो ये सीरीज चलाई थी हमने कि मुद्दे की बात किया करेंगे। देखो, इसमें इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जैसे कोप आया, ठीक है। कोप 27 चल रहा है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो है कोप 27 6 से 18 नवंबर तक चलना ही चलना है, ठीक। यहाँ देखो डेट मेंशन है ना, 7 to 18 नवंबर 2022। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है सबसे पहली बात कि कोप इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, और कोप का काम क्या है, और कोप बना क्यों, और कोप की पर्पज़ क्या है। क्लियर है। कोप को फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब यानी देश और दुनिया की वो सारे राजनेता निकल कर के आएंगे, वो सारे लोग निकल कर के आएंगे जो जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर बात करते हैं। बात समझ में आ रही है, किस पर बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर। ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है। दूसरी थिंग्स क्या है कि इसमें ये देखने लायक होगा कि आखिर जलवायु परिवर्तन को लेकर एक कदम क्या उठाए गए। बात समझ में आ रही है। तो आपको करना क्या है, आपको बहुत ज़्यादा डेटा अपडेट नहीं करना होता है। सारी चीज़ें वही रहती हैं, कुछ नया डेटा आता है, कुछ नया फॉर्मेशन होता है, और उसकी बेसिस पर ही निकल कर ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं। क्लियर है। आगे बढ़ें। तो कॉप है क्या, कॉप 27 की बैठक जो हो रही है वो है क्या। तो आगामी जो 6 से 18 नवंबर के बीच का जो टाइम है, उसमें मिस्र के शर्म अल शेख में 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 27 आयोजित होना है। इसका उद्देश्य जलवायु आपदा की ओर ध्यान आकृष्ट करना और जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना है। तो क्या पर्पस समझ में आ गया। देखो, इसका यूटिलाइज कहाँ करोगे। अब वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कोप होता क्या है। बात समझ में आ रही है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो उद्देश्य पूछ लेता है कभी कभी कि जो कोप हो रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही हैं, एक्चुअल में उनका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पूछ लेता है कि कॉप का उद्देश्य निम्नलिखित में से होगा या है, और फिर 4 ऑप्शन दे देता है। क्लियर है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उद्देश्य क्या है, कि जो जलवायु आपदा बढ़ रही है उसकी ओर पहली बात अदर कंट्रीज का इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग शांत बैठे हैं उनके ध्यान को आकृष्ट करें, और जलवायु परिवर्तन को जो हो रहा है उसे रोकने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। ये पर्पज है कोप का। आगे बढ़ें। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है क्या ये, और ये कब बना, और ये कैसे वर्क करता है। तो जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। क्लियर है। कब, ये आपको याद रखना है कि UNFCCC पर 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये प्री का मसाला है। बात समझ में आ रही है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो अर्थ समिट
देखो मैं एक बात और समझा देता हूँ। जैसे मान लो करंट अफेयर की क्लास है, राइट, इसमें केवल वही टॉपिक चलेगा जो एक्चुअल में निकल कर के आया है, जो चर्चा में है। जो बाकी उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या कुछ हिस्ट्री रही है उसकी, तो स्टैटिक वाली क्लास में ही आपका कवर किया जाएगा। जैसे अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1972 में क्या होता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है, और उस स्टॉकहोम कन्वेंशन में वहाँ से पूरी कहानी चालू होती है। फिर 1982 में जो है एक रिपोर्ट आती है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक तरह से फीडबैक अच्छा नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद 1992 में रियो डी जनेरियो होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें जो वर्ल्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, जब क्लाइमेट चेंज लोग देखते हैं तो लोग आकर के वहाँ पर अपनी अपनी बातें रखते हैं, और एक मशवरा निकल के आता है कि आखिर किया क्या जाए कि पर्यावरण और विकास को बैलेंस किया जाए। यहाँ पर पर्यावरण और विकास का मैटर केवल इतना है, उसे बैलेंस करना। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिसोर्स को जैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट। कोई भी कंट्री क्या कर रहा है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। जब वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है या यूज कर रहा है, तो आखिर उससे क्या हो रहा है, उससे जो है ग्रीन हाउस गैसेस भी निकल रही हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है ना। हाँ, तो मीन्स कहने की यही है कि पर्यावरण और विकास को आखिर एक तराजू के दो पहलू में कैसे रखा जाए ताकि वो बैलेंस हो, और इन्हीं पर लेकर के जो चर्चाएं होती हैं वो कुल मिलाकर के कॉप के अंदर आ जाती हैं। बस आपको सीधी सी बात ये याद रखनी है कि कॉप में होता क्या है, पर्यावरण और विकास का जो बैलेंसिंग का मैटर है, उसे बैलेंस कैसे किया जाए, उस पर जो चर्चाएं हैं। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर जो चर्चाएं हैं, उसे रोकने के लिए क्या किया जाए, मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स क्या उनसे लाए जाएं, इंटरनेशनल लेवल पर क्या किया जाए, हमारा इंडिया उस सम्मेलन में जाकर के क्या बोलता है, और उसके बाद आकर के नेशनल लेवल पर यानी देश स्तर पर क्या प्रयास किए जाते हैं, और फिर वो जाकर के जब नेक्स्ट कोप होगा तो उसमें जाकर के वो लोग फिर सबमिट करेंगे कि हाँ हमने इतना इतना लागू किया था। क्या बात क्लियर हुई? आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़े, चलो। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि पर तीनों रियो सम्मेलनों के कोप की मेजबानी की है। तो इंडिया को अगर देखना है आपको, तो इंडिया ने क्या किया है, वो हर एक कोप में शामिल रहा है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के रहा हो। बात समझ में आ रही है? चाहे वो बायोडाइवर्सिटी को लेकर के रहा हो, चाहे वो लैंड को लेकर के रहा हो। क्यों? क्योंकि जैव में विविधता भी आ रही है, बायोडाइवर्सिटी भी तो चेंज हो रही है। अगर जलवायु में क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी चेंज होगी, लैंड भी चेंज होगा। क्यों? उसकी फर्टिलिटी वगैरह मैटर करेगी। बात समझ में आ रही है? आखिर जो बंजर जमीन है उसे कैसे आखिर उर्वरकता में बदला जाए, उसे कैसे उर्वर बनाया जाए। एक तो चैलेंज ये भी है ना दुनिया के सामने, नहीं है? तो इस पर भी तो कोई ना कोई बात करेगा। तो इंडिया उनमें से है जो तीनों प्रॉब्लम्स में हमेशा आगे रहा है, जो उनकी मेजबानी करता आया है। बात समझ में आ रही है? और UNFCCC को 21 मार्च 1994 को लागू किया गया था। तो ये भी डेट आपको याद रखनी है कि UNFCCC चर्चा में कब आया और लागू कब हुआ। तो 1992 में स्टेबल हुआ, चर्चा में आया, और जो उसके रूल रेगुलेशंस हैं वो लागू कब हुए, 21 मार्च 1994 को। आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़े। अब तक 197 देशों ने इसकी पुष्टि की है। कितने? 197। तो आपको ये भी याद रखना है। क्लियर है? तो UNFCCC 2015 पेरिस समझौते के साथ साथ 1997 क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि है। तो आपको ये भी याद रखना है। ये जितने पॉइंट हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको रिमेंबर होने चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स में राइट आंसर को क्लिक करें। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उन्हें इंग्लिश में कंटेंट यहाँ पर है, बाई लैंग्वेज कंटेंट है, बट पढ़ा हिंदी में रहे हैं। क्लियर है? तो UNFCCC 2015 पेरिस समझौते के साथ साथ
कहाँ कहाँ शामिल रहा? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की भी मूल संधि रहा है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो UNFCCC सचिवालय एक संयुक्त राष्ट्र इकाई है जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। तो आपको ये याद रखना है कि जो UNFCCC है वो एक तरह से सेक्रेटरिएट है। किसका सेक्रेटरिएट है? जो UN है, यूनाइटेड नेशन है। बात समझ में आ रही है? और इसका काम क्या है? जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है पूरी दुनिया में, जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, उन क्लाइमेट चेंज के खतरे से अवेयर कराना, दुनिया को दिखाना कि देखो कितना क्लाइमेट बदल रहा है। और इसके लिए प्रयास अगर सही वक्त पर नहीं किए गए तो इसका जो खामियाजा होगा वो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। क्लियर है ये बात? और इसका मुख्यालय कहाँ है? बार्न में है, जर्मनी में है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। कोप UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। कोप की पहली बैठक मार्च 1995 में बर्लिन में, जर्मनी में हुई थी। क्लियर है? बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में है। तो जो कोप की पहली बैठक है वो कब हुई थी? 1995 में। तो कोप के बारे में पहला क्या याद रखना है? स्टेबल कब हुआ? 1992 में। लागू कब हुआ? 1994 में। पहली बैठक कब हुई? 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बार्न में है, जर्मनी में। पहली बैठक कहाँ हुई थी? बर्लिन, जर्मनी में। क्या इतने पॉइंट क्लियर हैं? क्लियर है तो आगे बढ़ें। चलो अब देखो, इसका एक मेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस बार निकल के आया है, इस बार कोप का, जो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? तो अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन, IDRA, इंटरनेशनल ड्रॉट रिसाइलेंस अलायंस, ये एक ऐसा टॉपिक निकल के आया है जो भी शायद बहुत कम लोग कवर करेंगे इस चीज़ को, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कवर करना चाहिए। तो ये अलायंस कहता क्या है, ये गठबंधन है क्या? तो 7 नवंबर को पार्टियों के 27वें सम्मेलन यानी COP27 के दौरान UNFCCC के द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्लियर है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? UNFCCC के द्वारा। कब? COP27 में। तो ये चर्चा में दे सकता है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा COP27 में IDRA निम्नलिखित में से था। क्लियर है? यह निम्नलिखित में से है, यह हाल ही में चर्चा में रहा IDRA क्या है? फिर वो 4 ऑप्शन दे सकता है। भाई साहब, जहाँ वो गुट्टी खिलाता है ना शब्दों की, पूरा क्वेश्चन, पूरा पेपर चौपट होता नजर आता है फिर, क्योंकि UPSC शब्दों का खेल है। ये याद रखना हमेशा, जो शब्दों से खेल गया उसके लिए कुछ नहीं है, और जो नहीं खेल पाया उसके लिए बहुत कुछ है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे बढ़े। तो IDRA है क्या? भविष्य के सूखे के खिलाफ तैयारियों को बढ़ाने के लिए, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पेन, ध्यान समझना, कौन कौन? स्पेन और सेनेगल ने संयुक्त रूप से IDRA लॉन्च किया है। इस गठबंधन में 30 देश और 20 संगठन शामिल हैं। तो जो गठबंधन है जो केवल सूखे से निपटने के लिए बनाया गया है। देखो यार, सूखा क्यों पड़ेगा? मैंने लास्ट क्लास शायद क्लाइमेट चेंज पर ही ली थी, करंट अफेयर पे। उसमें मैंने समझाया था कि अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। पहली बात, क्लाइमेट चेंज होगा मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मीन्स ये हुआ कि टेम्परेचर अगर 1 डिग्री इंक्रीज होता है तो गर्मी 10 टाइम्स इंक्रीज होगी। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सदा नीरा नदियाँ प्रभावित होंगी, ओशन लेवल बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इवापोरेशन होगा, तो बाढ़ के खतरे बढ़ेंगे। तो कुछ रीजन बाढ़ से जूझेंगे तो कुछ रीजन सूखे से भी जूझेंगे। क्यों? सदा नीरा नदियों का पानी सीधे बह बह के कहाँ चला जाएगा? पूरा ओशन में। फिर उसके बाद वो तो एग्रीकल्चर काम आने वाला है नहीं है।
तो उन नदियों से जुड़े हुए जो एरियाज हैं, जो क्षेत्र हैं, वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे। आई होप बात क्लियर होगी। तो यह एक बदलाव लाने का प्रयास करता है कि दुनिया कैसे बढ़ते सूखे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया करती है, जाकर दीर्घकालीन लचीलापन पैदा करती है। तो यानी इसका मैटर केवल इतना सा है कि IDRA जो स्टेबल हुआ है वो सूखे के लिए स्टेबल हुआ है कि आखिर आने वाले भविष्य में जो सूखा आएगा उससे कैसे निपटा जाएगा, उसके लिए दीर्घकालीन परिणाम क्या होंगे, आखिर दीर्घकालीन फ्लक्चुएशन कैसा रखा जाए, लॉन्ग टर्म रिसाइलेंस कैसा होगा। क्लियर है क्या ये बात? आगे बढ़ें। चल, IDRA की घोषणा सबसे पहले स्पेन ने इस साल सितंबर में UNGA के 17वें सत्र में की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि घोषणा किसने की थी, तो स्पेन ने करी। कहाँ? UNGA के जो 77वें सत्र था उसमें की है। यह समूह सूखे से निपटने को राष्ट्रीय विकास में प्राथमिकता देगा। क्लियर है? तो जो नेशनल डेवलपमेंट है उसमें प्रायोरिटी में रखेगा सूखे से निपटने को। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। यह सूखे से संबंधित प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए मंच भी प्रदान करेगा। तो इट विल ऑल्सो प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज रिलेटेड टू ड्रॉट। बात समझ आ रही है? क्लियर है? एक तो प्लेटफॉर्म देगा ही देगा, लेकिन एक्सपीरियंस पर्सन जो होंगे, जो इससे निपटने में एक्सपर्ट होंगे, जिन्हें उस सब्जेक्ट की विशेषज्ञता निर्धारित होगी, हासिल होगी, उन लोगों से क्या होगा, एडवाइस ली जाएगी। वो लोग एडवाइस करेंगे, रिपोर्ट्स देंगे, और उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर आने वाले टाइम पे जो भी कन्वेंशन होंगे उन पे क्या होगा, उन पे मिटिगेशन प्रोजेक्ट लागू होंगे। क्लियर है? ये अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और क्षेत्रीय पहलों के सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों के साथ सहयोग करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका पर्पज़ ये भी है कि जो क्षेत्रीय संगठन है या जो क्षेत्रीय पहलें चल रही हैं उनके साथ भी क्या करें, कोऑर्डिनेशन बैठाएं, उनसे जुड़े प्लेटफॉर्म के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाएं और उसे आगे लेकर के जाए। क्लियर है? तो IDRA यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो गया है, यहाँ पे टीम मिस्टेक है। क्लियर है? तो IDRA क्या है? IDRA की स्थापना महत्वपूर्ण है क्योंकि UNCCD के अलावा भूमि के लिए कोई अन्य कन्वेंशन नहीं है। क्लियर है बात को? जो मुख्य रूप से मरुस्थलीकरण पर केंद्रित है। तो मरुस्थलीकरण मतलब डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या है? मीन्स ये है कि जो हमारी लैंड है वो एक तरह से डिजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है, मीन्स बेकार होती जा रही है, उसकी उर्वरक क्षमता खत्म होती जा रही है, उसकी क्रॉप ग्रोथ की क्षमता फिनिश होती जा रही है। क्या क्लियर है ये बात? तो यह गठबंधन संयुक्त राष्ट्र को सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए एक विशिष्ट समाधान प्रदान करता है। तो इस गठबंधन को क्यों याद रखना है? इसलिए याद रखना है क्योंकि ये सूखे से निपटने के लिए, ड्रॉट से निपटने के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन देता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। तो स्पेन द्वारा घोषित 5 मिलियन यूरो यानी कि 40.76 करोड़ रुपए के बीच कोष सहित राजनीतिक प्रतिबद्धताएं IDRA के कार्यों को फंड्स देंगी। तो स्पेन ने कितना घोषित किया है? 5 मिलियन यूरो। क्लियर है? कितना? 5 मिलियन यूरो, जो कि अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 40.76 करोड़। आई होप बात क्लियर होगी। इस गठबंधन को इस दशक के अंत तक दुनिया को सूखे के प्रति लचीला बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद करेगा। तो जो सूखा चल रहा है देश दुनिया के अंदर, उसे लचीला बनाना है, और यानी उसे कम करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अतिरिक्त संसाधन है, जो अनदर रिसोर्सेस हैं, एडिशनल रिसोर्सेस हैं, उन्हें जुटाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़ें। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। क्या क्या बात याद रखनी है? सबसे पहले UNFCCC, ठीक है,
UNF ट्रिपल सी आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरी बात आपको IDRA किसने पहल की, स्पेन और सेनेगल ने। बजट कितना है, 40 मिलियन। क्लियर है, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद UNCCD क्या करता है, आखिर लैंड के लिए वो काम कैसे करता है, अनदर मिटिगेशन प्रोजेक्ट कैसे चालू होंगे, ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। आई होप बात क्लियर होगी। और सेकेंड थिंग, अगर आप नए हैं चैनल पे, मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलने में प्रॉब्लम होगी। और इसका जुड़ा हुआ कंटेंट कम्युनिटी पे आप चेक कर लीजिएगा, कम्युनिटी पे पोस्ट होता है डेली। आप यहाँ देखेंगे तो पोस्ट होता है डेली कंटेंट, और यहाँ पे कुछ भी पोस्ट हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।